औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा, ये जो मैं थोड़ी सी आयत पढ़ता हूँ, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसका मतलब यह है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे खुदा से मुलाकात के लिए 40 दिन के लिए, तो हज़रत हारून जो उनके भाई भी थे छोटे, उनको छोड़ के गए थे जी अपनी जी उम्मत के पास। तो जी जो हज़रत मूसा को जब अल्लाह ने किसके फ़िरौन के पास भेजा था कि जाओ जी जी फ़िरौन जी को अल्लाह की दावत दो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनकी ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी, मतलब जैसे कोई नहीं हकलापन, बहुत हल्का सा था। और अ, उन्होंने फिर ये दुआ की थी अल्लाह से, क्योंकि फ़िरौन बड़ी ताकत थी, कि रब्ब इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे कामों को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की लुकनत को खोल दे, यानी मेरी ज़बान में जो और गिराहें हैं उनको खोल दे, ठीक है ना। वयफ़क़हू क़ौली, कि जो मैं बात करूं, जो मैं कौल बयान करूं, वो लोगों की समझ में आए, लोग उसको समझ सकें। तो ये इंतहाई हसीन तरीन दुआ है खिताब करने से पहले, मिंबर पे जाने से पहले, कोई मामला समझाने से पहले, स्टडी करने से पहले, टीचर को, उस्ताद को पढ़ाने से पहले, क्योंकि यानी कि अल्लाह मेरे कामों में आसानी पैदा कर, मेरी ज़बान की लुकनत को खोल दे, और मेरी लफ्ज़ इतने आसान और अच्छे हों कि सुनने वाले को जो मैं समझाना, पढ़ाना, बताना चाह रहा हूँ वो उसके जहन तक पहुँच जाए। तो ये दुआ बड़ी अच्छी है, इसको आप लोग भी याद कर लें, 3-4 लाइनों की ही है, ठीक है ना, और कामों को आसान करने के लिए भी होता है। चलो ठीक है। अच्छा, हमने जो टॉपिक पढ़ा है इससे पहले माइटोसिस, सेल डिवीजन पे हमारी स्टडीज जारी है, और हमने माइटोसिस को हमने जो है पहले स्टडी किया था। माइटोसिस, सेल डिवीजन, सोमेटिक सेल डिवीजन, और ये सारी चीजें, और हम सारी चीजें उसको स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा है जनाब? जैसे आप में से किसी को मियोसिस मियोसिस। मियोसिस जी, वेरी गुड। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है मियोसिस। स्क्रीन शेयर में मेरे पास बहुत सारी चीजें क्यों नहीं आ रही, वो मैं शेयर कर लें। अच्छा, आपको ये स्क्रीन वन स्क्रीन प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है बेटा? ये नो सर। नो सर। नहीं हो रही ना? आज मेरे लैपटॉप का डेस्कटॉप किसी ने चेंज कर दिया, पता नहीं, या ऑटोमेटिकली कभी कभार कुछ क्लिक हो जाते हैं तो हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करते हैं हो जाए। अब डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नो सर। नो सर। जी सर, अब हो गई। यस हो सर, गई? अब हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। सेल साइकिल लिखा हुआ है? जी सर, अब हो रही है। यस सर। जी चलो, सर। हमारा जी सबसे पहले जी टॉपिक था सेल साइकिल। थोड़ा तेजी से चलते हैं ताकि अपने बात को कनेक्ट कर लें, और कुछ सेल साइकिल और सेल साइकिल ये डायग्राम भी हमने आपको समझाई, फिर उसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स, और फिर माइटोसिस, माइटोसिस की सारी डायग्राम्स, और फिर ये सारी चीजें स्टडी करते हुए हम माइटोसिस को कंप्लीटली टेस्ट भी माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से टेस्ट भी दिया, रिव्यू भी किया हमने, फाइनली टेस्ट भी किया। टेस्ट योर सेल्फ फॉर द माइटोसिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको माइटोसिस समझ में भी आई होगी, पढ़ने में मजा भी आया होगा। अच्छा, आज हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन, यानी कि बात वही है, सेल साइकिल में जाएगी और सेल ने अपने आप को डिवाइड करना है। अब जो सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है मियोसिस के जरिए से, MEIOSIS, मियोसिस के जरिए डिवाइड कर रहा है। तो जब भी मियोसिस होगी तो उसके नतीजे में गैमेट्स बनेंगे, दैट इज अंडरस्टूड।
कि जब भी मियोसिस होगी तो उसका रिजल्ट गैमेट्स के फॉर्म में होगा, और गैमेट्स हमारे पास दो हैं, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। फीमेल सेक्स सेल इज नोन एज द एग, ओवा, ठीक है ना। इसी तरह मेल सेक्स सेल हमारे पास कहलाता है स्पर्म। ठीक है भाई, ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे होता है। अच्छा, तो माने कि ये बात वाज़ेह होगी कि मियोसिस का रिजल्ट में क्या निकलेगा, एग और स्पर्म्स आपके पास जो है ना प्रोड्यूस होता है। अब इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो, सब जगह मैं बार बार कह चुका हूं कि प्रोसेस में चेंज नहीं है, सिर्फ शक्लो सूरत और में चेंज है। यानी बाकी अच्छा, फैक्ट्स अबाउट द मियोसिस। मियोसिस है क्या, इंट्रोडक्शन। पहली चीज जनाब, पढ़े कोई सेंटेंस पढ़े जल्दी जल्दी। Proceeded by interphase, which include chromosome replication. हाँ, प्रोसीडेड बाय इंटरफेस, यानी इंटरफेस के Preceded. बाद। प्रीसीडेड मतलब इंटरफेस से, मतलब उसको प्री मतलब फर्स्ट, पहले वाले स्टेज की बात कर रहा है। प्रीसीडेड बाय इंटरफेस विच इंक्लूड द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, यानी कि इंटरफेस के एस फेज की बात कर रहा है कि वहां पर पहले क्रोमोसोम्स हमारे पास रेप्लिकेट होंगे, एस फेज, और वो डबल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या लिखा है कि टू Meiotic division, हाँ, meiosis 1 and meiosis 2. यानी पता लगा कि जो मियोसिस है वो दो सब स्टेजेस पर है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, इसको मियोटिक 1 भी कहते हैं, याद रखें। माइटोसिस को माइटोटिक और मियोसिस को मियोटिक, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में भी कह देते हैं शॉर्टली। तो दो डिवीजन है, 1 और 2, दोनों के साथ मियोसिस 1 मियोसिस 2, यानी कि दो सब स्टेजेस है। ठीक, नंबर 3 पॉइंट, कॉल द रिडक्शन डिवीजन। क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा, रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताएं। Reduce करना और divide करना. जी, और क्या बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय द रिडक्शन डिवीजन, खोल के बताएं थोड़ा सा। उसके जो क्रोमोसोम नंबर है उनको Sir, रिड्यूस करके chromosome डिवाइड नंबर करना. वो हाफ हो जाते। जी, वेरी गुड वेरी गुड, वरिष्ठ ने भी कहा, वारिश ने भी कहा, और हिबा थी शायद, नहीं सर, दुआ। दुआ थी, वेरी गुड। कि क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ, यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स के होंगे तो बेबी का जो सेल बनेगा, यानी कि जो पेरेंट्स, यानी कि कोई सेल अगर डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड होने के बाद जो सेल बनेंगे उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ हो जाएंगे, रिडक्शन डिवीजन। इस तरह अगर 200 किसी की कैरियोटाइप है तो आधे हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ओरिजिनल सेल इज डिप्लॉयड टू एन, यानी कि बहुत वाजे हो गई कि पता लगा कि 2n सेल्स के अंदर मियोसिस होगी और 2n सेल के अंदर ही माइटोसिस होती है। यानी कि देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मियोसिस भी सोमेटिक सेल्स में होती है, माइटोसिस भी सोमेटिक सेल्स में होती है, और मियोसिस भी सोमेटिक सेल्स में होती है। याद रखें, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या बात हुई। याद रखें, अगर सोमेटिक सेल में माइटोसिस हो रही है तो वो किसी किस्म का चेंज लेकर नहीं आएगा, बस 1 से 2 कॉपीज बना देगा। लेकिन सोमेटिक सेल जो कि 46 नंबर रखता है, 2n है, डेप्लॉइड है, जब उसमें मियोसिस होगी तो 1 से 4 में डिवाइड होगा, और चारों के अंदर 23 23 23 होंगे। ठीक, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। यानी एक बात समझ में आई कि मियोसिस हमेशा डेप्लॉइड सेल में ही होगी, लेकिन वो डेप्लॉइड को क्या कर देगी, हैप्लॉइड में लेके आ जाएगी। माइटोसिस हमेशा हैप्लॉइड में होगी, और हैप्लॉइड को हैप्लॉइड रखेगी, डेप्लॉइड को डेप्लॉइड रखेगी। ठीक है, यानी माइटोसिस दोनों में हो सकती है, हाफ यानी कि 1n वाले सेल में हो सकती है, 2n में। क्यों, क्योंकि माइटोसिस का काम सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाना है। अगर 1n में होगी तो दोनों बेबी 1n बना देगा, 2n में होगी तो दोनों बेबी 2n बना देगा। ठीक है, लेकिन मियोसिस का क्या फार्मूला है कि 2n में होगी और 2n को करके 4 बेबी के अंदर हाफ एन हाफ एन, मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। सिंथेसिस फेज में 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे रेप्लिकेशन करके, और डिवीजन एम फेज के अंदर जब 4 में डिवाइड होगा तो 92 को जब आप 4 में डिवाइड करेंगे तो 23 23 23 आपके पास जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बता रहा है जनाब, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है,
4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एक सेल में से, दैट आर द मोनोपोलाइड, 1n हो जाते हैं। 1n होंगे ही तब जब 2n से शुरू होगी बात। तो ओरिजिनल सेल इज द ऑलवेज बी डिप्लॉयड। ये बात किसी को अगर समझ में नहीं आई तो अभी क्वेश्चन कर ले, कंफ्यूजन दिमाग में ना रखे। जी दुआ बेटा, और कोई? सो रहे सर बोन मैरो के अंदर भी डीएनए होता है ना? जी बेटा, बोन मैरो के अंदर भी क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं ना? आवाज नहीं आ रही सही तरह। सर जो बोन मैरो होता है, रीढ़ हाँ। की हड्डी का जो गुदा होता है, उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना? क्रोमोसोम्स और एग्जैक्टली, डीएनए। देखिए जो सेल डिवाइड करते हैं उनके पास होता ही होता है। तो जिन सर सेल्स यहाँ के पे अंदर मेरा डिवीजन सवाल है, होनी है, नए सेल्स बन रहे हैं, वहां पर न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमोसोम भी होता है। सर मेरा फिर सवाल है कि आपने बताया था जो बोन मैरो है वो ब्लड क्रिएट करता है, ब्लड बनाता है बॉडी में। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी तो होता है। बिल्कुल हो जाता है। उसके अंदर जो है, जैसे एक इंसान के बोन मैरो के अंदर से, जो बोन के अंदर से मैरो खत्म हो गया है, तो वो दूसरे इंसान से जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन वो उसका कोई करीबी होता है या वो टेस्ट वगैरह करके देखते हैं। हाँ, तो बहुत सारे टेस्ट उसमें हैं। उसमें दोनों का डीएनए तो होगा डिफरेंट, लेकिन फिर हम्म। भी जब जो डोनर होगा उसका डीएनए फिर उसके पास जाएगा ना, जब वो डोनेट करेगा देखिए तो। देखिए, बहुत सही बात कर रहे हैं आप। मसला ये है कि सिर्फ बोन मैरो बनाने का डीएनए की एक ही जीन होगी ना भाई। बोन मैरो के अंदर पूरा सेल है और सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम के अंदर किसी एक क्रोमोसोम में बोन मैरो बनाने की कोई एक जीन होगी ना। पूरा का पूरा 46 यस सर। बोन मैरो थोड़ी बना रहे हैं, बस सिर्फ वो जीन मैच कराई जाती है ताकि लेकिन उसके सर इसके पास। आगे भी सवाल है हम्म। कि बोन मैरो जब फिर ब्लड बनाएगा, जब डोनेशन हो गई, अब जो पेशेंट था जब उसका बोन मैरो, जब उसके अंदर जो नया बोन मैरो है वो ब्लड बनाएगा, तो उसके अंदर किसका डीएनए होगा ब्लड के अंदर? इसका डीएनए, रेड ब्लड सेल में डीएनए होता क्या है? सर रेड ब्लड सेल में नहीं, जब वो ब्लड बनाएगा तो वो सिर्फ रेड ब्लड सेल थोड़ा बना रहा है, वो तो ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब बनाएगा। नहीं नहीं, आरबीसी बनते हैं, सिर्फ रेड ब्लड सेल बनाते हैं, तो सर ये आरबीसी जो बना। व्हाइट ब्लड बाकी तो हमारे सेल और ये फूड्स, प्लेटलेट्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? भाई हमारी तो फूड्स की एक्युमुलेशन है, ब्लड्स की एक्युमुलेशन है, दूसरी और चार चीजें हैं। और अगर ये भी इनसे बनाता है, अगर अगर आप इसको लेबल है, तो ये ब्लड एक कंपोजिशन है और एक कंपोजिशन की एक जीन है। तो वो जीन उसको वो मिल जाएगी, उसके हिसाब से प्रोड्यूस कर देगा। मजीद ये जो आप लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मजीद टेस्ट के जरिए से पूरी सारी सीक्वेंस, ना कि सिर्फ उसका एक बोन मैरो का टेस्ट, कई टेस्ट और भी होता है कि कहीं जाके रिएक्शन तो नहीं करेगा बॉडी के अंदर किसी और के संग। चलो ठीक है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लेटर ऑन ले लेंगे। अच्छा यहाँ बताएं कि ये हैप्लाइड और डेप्लाइड समझ में आ गया यहाँ पर? यस सर, Yes, समझ आ गया। sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. सबके समझ में आ गया? वेरी गुड। Yes, sir. चलें Sir? जी जी। मोनोप्लाइड बताइएगा। मोनोप्लाइड मतलब 1.5, यानी 46 का आधा कितना? 23। हैप्लॉइड उसको या हम कहते हैं मोनोप्लाइड बात एक हैप्लॉइड। ही है ना सर? जी बेटा, हैप्लॉइड और मोनोप्लाइड बात एक हाँ ही एक ही है ना बात सर? है। मोनो मतलब 1, हैप्लो मतलब भी 1, हाफ, 1. ठीक है ना। हैप्लॉइड मतलब डबल, हैप्लॉइड मतलब हाफ, मोनोप्लॉइड मतलब हाफ। ठीक, जहाँ लिखा ना 2n और 1n, वाज़ेह तौर पर क्लियर किया हुआ। Yes, ठीक sir. हो गई? ठीक है, बेटा आगे चलें। सर Yes, sir. Yes, sir. जी जी जी, कोई पूछ रहा है सर कुछ? सर मियोसिस और माइटोसिस कब होती है? मियोसिस कब होती है और माइटोसिस कब होती है? माइटोसिस जाइगोट के बाद से पूरी जिंदगी चलती है, पूरी जिंदगी। मदर बॉडी के अंदर बेबी बनना, बाहर जो बॉडी का बाहर आना, उसका बड़ा होना, मरते दम तक 50 60 70 100 साल तक, दरख्त तक बनना, दरख्त के 200 साल तक चलती रहती है। मियोसिस कोई भी ऑर्गेनिज्म जब करेगा जब उसने रिप्रोडक्शन करनी है, जब वो एडल्ट हो जाएगा तो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, बहुत अच्छा सवाल किया है इसने अपना खदीजा ने, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मियोसिस होगा। जैसे कि फ्लावर की ओवरी में और फ्लावर के एंथर में, एंथर में मेल सेक्स सेल बनेगा पोलन ग्रेन, और फीमेल के अंदर ओव्यूल के अंदर बन जाएगा ओवा। इसी तरह मेल के टेस्टिस के अंदर बन जाएंगे स्पर्म, फीमेल की ओवरीज में बन जाएंगी ओवा या एग्स। होंगे डेप्लॉइड सेल में, लेकिन मियोसिस करके वो आधा कर देगी, 4 यानी कि 4 सेल बनाएगी और हर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। यस सर। चले बेटा, और कोई क्वेश्चन है या आगे चलें?
सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है। इसी से मुतालिक रखिएगा फिलहाल, ताकि हम टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। यस सर, ये जी जी जी। जो लीवर होता है, लीवर जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो हम पूरा पूरा लीवर नहीं लगाते हैं, लीवर का छोटा सा एक कोना लगाते हैं। हाँ तो लेकिन मेरे बाबा से जब मैंने पूछा, मेरे बाबा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उसके अलावा उन्होंने पढ़ा हुआ है इसके हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि जब हम उसको लीवर का कोना लगाते हैं तो लीवर अंदर ग्रो कर जाता है और अपनी जितनी हाँ जगह हाँ होती है उसको करता है। कवर कर लेता है। सवाल तो बताएं। उसके अंदर कौन सा डिवीजन है? देखिए, रीजनरेशन है वहां पर। जैसे आपका जख्म भरता है ना, इसको भी रीजनरेशन कहा जाता है। हड्डी दोबारा जुड़ती है, इसे रीजनरेशन कहा जाता है। तो लीवर अपना साइज दोबारा से मेंटेन कर लेता है। अगर लीवर सिरोसिस हो जाए, काट दिया जाए, तो जिस बंदे का लिया गया उसको भी दोबारा से जनरेट करके अपना लीवर पूरा साइज कर लेगा। ठीक है ना? तो उसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है और वो कर लेता है। इंसान में रीजनरेशन पावर सम कुछ परसेंट होती है, 7% या 10% ऐसी होती है। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन पावर कुछ में तो 100% है। मसलन आपको जो मिलीपीड्स है, सेंटीपीड्स है, उसे आप बीच में से काट दें, एक पोर्शन उसका बॉडी का इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, दोनों नहीं मरेंगे, यानी वो 1 से 2 में डिवाइड हो जैसे कि जाएगा। टेपवर्म। टैपवर्म कह रहा हूं ना, मिलीपीड, सेंटीपीड्स है, टैपवर्म्स है। ठीक है, इनके अंदर बहुत जबरदस्त रीजनरेशन होती है। छिपकली की तुम दोबारा आ जाती है, 100% रीजनरेशन है। ठीक है जी ना? सर। तो ये सारी रीजनरेशन होती है। इंसान में कम होती है रीजनरेशन। हमारी उंगली खुदा ना खास्ता कट जाए तो सिर्फ जख्म भरेगा, दोबारा उंगली दोबारा से नहीं आएगी। ठीक, अच्छा जनाब, यहाँ तक की बात के बाद हम आगे चलते हैं। एक तो यार मुझे हेडिंग क्या लिखी हुई है, जरा पढ़े। फैक्ट अबाउट मियोसिस। फैक्ट्स अबाउट द मेयोसिस, वही चल रहा है। ठीक है। डॉटर सेल्स कंटेन हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल। याद रखें, सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ डॉटर अम्मी अब्बू के बेटी को नहीं कर रहे हैं। सेल जो 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, the two cells, the new two cells are known as the daughter cell. Okay? अब वो कह रहा है कि एक पेरेंटल सेल जब 4 में डिवाइड होगा तो 4 डॉटर सेल्स बनाएगा, और 4 डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे अपने पेरेंट से। मसलन अगर ह्यूमन बींग्स में हुई थी तो 46 के 23 हो जाएंगे, अगर दी फंड्स प्लांट में हुई थी तो 1000 के 250 रह जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर शुगर कैन में हो रही थी तो 36 के 13 रह जाएंगे, 26 के 13 रह जाएंगे। फ्रॉग की होगी अगर तो 26 के 13 रह जाएंगे। तो पेरेंटल सेल यानी कि जो पेरेंटल सेल होगा जिसमें डिवीजन होनी है, उसमें फुल क्रोमोसोम नंबर होंगे और बेबी में हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे। ये पिछली बात हम कर चुके हैं, दोबारा आ गई। प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी अगर किसी फीमेल में ये डिवीजन हो रही है तो वो एग्स बनाएगी, मेल में डिवीजन हो रही है तो वो स्पर्म बनाएगा। मतलब एंथर में हो रही है तो स्पर्म बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, और अगर ओव्यूल में, ओवरी के अंदर ओव्यूल में हो रही है तो एग्स बनेंगे। ठीक है ना? occurs in the testes in male, अगर इंसानों में ले लें तो इंसानों के मर्द में टेस्टिस के अंदर होता है। द प्रोसेस जिसके जरिए से गैमेट्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म गैमेट्स की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द गैमेट्स? किसे कहते हैं गैमेट्स, जल्दी बताएं। Sexual cells are called gametes. वेरी गुड, वी हैव डिस्कस अर्लियर। यानी कि वो सेल जो रिप्रोडक्शन के अंदर काम हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकें, सेक्सुअली या सेक्सुअल, लेकिन रिप्रोडक्शन में काम करें, उन्हें गैमेट्स कहते हैं। तो कह रहा है कि अकर्स इन द टेस्टिस इन द मेल, और जिस प्रोसेस के जरिए से स्पर्म बनता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखें ये लफ्ज जेनेसिस है, GENESIS। जेनेसिस मतलब अ प्रोसेस, जेनेसिस मतलब प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस जिससे स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। इसी तरीके से फीमेल की ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं, एग्स बनते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द oogenesis, यानी कि ओवा या एग बनने का प्रोसेस। अब मैं समझ रहा हूँ बात वाज़ेह तौर पे क्लियर हो रही होगी। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, एकदम जल्दी रिप्लाई किया करें ना, सो रहे होते हैं क्या, ये लिख रहे होते हैं? जी, क्या हेडिंग है जनाब? मोर मियोसिस फैक्ट। मोर म्यूसिस फैक्ट्स। चले जनाब, मोर एक्चुअली मुझे ऊपर से करना पड़ता है। ठीक है जनाब, स्टार्ट विद द 46 डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम से स्टार्ट होगी, यानी कि एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स नंबर है। ये क्रोमोसोम्स 2n है ऑलरेडी। क्या है? 2n। आफ्टर वन डिवीजन, यानी कि मियोसिस 1 के बाद
23 डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स एन ये रह जाएंगे। और आफ्टर वन डिवीजन टोटल कितने सेल बनेंगे? 2। यानी फर्स्ट डिवीजन के बाद कितने सेल बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। और दोनों के पास 23 डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, जहां हमें लगेगा कि क्रोमोसोम्स या सेल सीम्स टू बी रिड्यूस्ड, लेकिन बेसिकली वो रिड्यूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि 46 का 23, ठीक है ना, लेकिन 23 क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड मतलब ये है कि अगर 23 टू जा जल्दी बताएं 46 46, इसका मतलब है कि 46 है, पूरी पूरी कैरियोटाइप रखा हुआ है अभी, ठीक है। हाँ, जब ये यानी कि टोटल 23 टूट 92 को इन्होंने डिवाइड है, यानी कि 92 टूटे थे जो कि Exactly. 23 यानी कि 46 एग्जैक्टली हैं। 92 टूटे थे जिसके अंदर ये 23 में डिवाइड हुए। अच्छा, अभी ये देखें, पहले ये पहली डिवीजन में क्या क्रोमोसोम्स, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स एन, यहाँ एन क्यों लिखा उसने? कह रहा कि ये सीम्स टू बी हाफ, लेकिन बेसिकली एक्चुअली नेक्स्ट अगली जब डिवीजन होगी आफ्टर सेकंड डिवीजन 23, जोर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है? 23 सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स। बस सारी जो टेक्निक छुपी हुई है ना, ये डबल और सिंगल में छुपी हुई है, ठीक है। इस डबल और सिंगल को याद रखिएगा। फर्स्ट डिवीजन के बाद 23 होंगे लेकिन डबल, तो 23 से 46 होगा। इसी तरीके से सेकंड डिवीजन में 23 जो डबल होंगे वो आधे आधे हो जाएंगे, यानी कि सिंगल सिंगल क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो नाउ द सिंगल क्रोमेटिड विल रिगार्डेड एज ए क्रोमोसोम, क्योंकि उसके पास अपनी कॉपी करने की सलाहियत है। लेकिन जब नया सेल बनेगा तो उसमें अकेला सिंगल वाले क्रोमोसोम जाएंगे, डबल वाले नहीं जाएंगे। इस कंफ्यूजन को अगर आप दिमाग में रखते हैं, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं, तो आपको मियोसिस पढ़ना आसान और समझ में आ जाएगा। होती क्या है? अकर्स इन द जर्म सेल दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। जर्म सेल यहाँ हम किसको कह रहे हैं? है तो ये डेप्लॉइड, लेकिन उन डेप्लॉइड को ये किस में चेंज कर देगा? हैप्लॉइड में। हैप्लॉइड में। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इस तरह जवाब देते रहा करें ना, ताकि मुझे पता लगे कि जाग रहे हैं सारे, वरना मुझे बार बार बात रिपीट करनी पड़ती है। चले भाई, क्या हेडिंग है भाई? Why do we need meiosis? हमें मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? Who will tell this one? सर रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन, सर डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, बच्चे, बेबीज बॉर्न करने के लिए, ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा करने के लिए होती है। माइटोसिस से बेबी नहीं पैदा हो सकता? नो सर, उसमें नहीं सिर्फ सर, ग्रोथ है। नो सर, इसके अंदर सिर्फ ग्रोथ, जी ग्रोथ नो होती है। सर। अच्छा चलें चलें, मैं अभी नाम के साथ पूछता हूँ सवाल। पहले बताइए इफ्रा बेटा, बात समझ में आ रही है कुछ? इफ्रा, यस सर। कुछ समझ में भी आ रहा है क्या पढ़ रहा है? जी जी इफ्रा हमारी क्लास में, इस वाली क्लास में नई स्टूडेंट है ना इफ्रा बेटा? जी सर। कैसा लग रहा है? परेशान तो नहीं हो रही? नो सर। परेशान नहीं होना, बाकी सब कुछ होना। और इमरान खान जी वाली जी बात, घबराना नहीं है। जी जी मुश्किल आएगी, घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके माशाल्लाह इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं सारे इस ग्रुप के अंदर, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे ऐसा ऐसा। अच्छा, सवाल मेरा ये है, आंसर देंगी निदा, निदा बशीर, आंसर दें बेटा। माइटोसिस से क्यों बेबीज बोर्न नहीं हो सकते और मियोसिस जरूरी क्यों है? सर मैं जवाब दूं? वो चली गई। निदा ना सर मैं दे, जवाब दूं? दुआ दे देने, जवेरिया ने तो दे देना। सर माइटोसिस के अंदर है ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर उससे डिवीजन होगी तो आगे सर 46 मिलके 92 हो जाएंगे, तो फिर सारी सीक्वेंस ही खराब हो जाएगी, फिर आगे वाली जनरेशन में और ज्यादा वो चेंजेस आ जाएंगी। तो फिर हमारे अंदर स्पीशी के अंदर है ना क्रोमोसोम्स नंबर सेम होते हैं, तो जब मियोसिस होती है तो फिर वो हाफ होते हैं और फिर 46 ही रहते हैं आगे वाली जनरेशन में भी, और फिर सब सेम रहता है। अच्छा, मियोसिस जब आधी कर देती है तो ये पूरा कैसे होता है? सर जब फिर मेल के और फीमेल के मिलते हैं 23 फिर 46 पूरे होते हैं। वेरी गुड। वरिशा की बात समझ में आई? सर जी माइटोसिस में जीन सर ऑफ आ रही है। रेप्लिकेशन नहीं होती, जी मेरा बच्चा इसलिए कौन है? अलबिया क्या कह रही है? हिबा।
जीएल भी है, बोलिए। सर मैं ये हम्म। कह रही हूँ कि माइटोसिस में जीन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होती इसलिए। माइटोसिस के अंदर जीन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों नहीं होती? होती है, एस फेज में दोनों की होगी, हर सेल की होगी एस डीएनए फेज में। एप्लीकेशन होती है, डीएनए एप्लीकेशन होती है माइटोसिस में। बाबा वो तो सब सेल में होगी, क्योंकि एस फेज से जी तो जी सबने जी जी गुजरना है। जी सर जी। एस से सबने गुजरना है, सब में रेप्लिकेशन होनी है। और अगर रेप्लिकेशन नहीं होगी तो आगे डिवीजन कैसे करेगा बेचारा? ठीक है, अच्छा Yes, चलें, sir. ठीक है। वैसे वाज़े तौर पे बहुत सही जवाब जो है हमारी बच्ची दुआ फातिमा ने वाज़े तौर पे दे दिया है कि चलें आगे देखते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक, इसमें जवाब आ रहा है, इट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंडामेंटल बेसिस मतलब इसके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, मतलब मियोसिस के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों जरूरी नहीं है, क्यों Yes, sir. नहीं है? इसलिए कि सुने आगे जवाब आ रहा है। महाराज कुछ कह रहे हैं बेटा? No, sir. अच्छा, आगे जवाब आ रहा है, टू हैप्लॉइड वन एंड गैमेट्स आर ब्रॉट टुगेदर, जो अभी हमें दुआ ने बताया, वाज़े तौर पे दुआ ने वाज़े अल्फाज में बताया कि सर अगर माइटोसिस, दो सेल आपस में माइटोसिस के बाद अगर मिल जाए तो पता लगा माइटोसिस के बाद एक में 46 है, दूसरे में भी 46 है, दोनों मिल जाए तो कितने हो जाएंगे? 92 नहीं 46, हाँ 92 हो जाएंगे। वेरी गुड। तो जब 92 हो जाएंगे तो बच्चे का तो इंसान का बच्चा तो होगा नहीं, वो पता नहीं कुछ और ही बनेगा, क्योंकि जी एक भी जी। क्रोमोसोम नंबर आगे पीछे हो तो बेबी के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर तो छोड़े, हमने भी जीन रिप्लिकेशन के अंदर सिर्फ जीन म्यूटेशन पढ़ा था कि जीन डिस्टर्ब हो रही है तो बेबी के अंदर होंठ कट रहा है, सर बड़ा हो रहा है, पेट छोटा हो रहा है, हाथ बड़े हो रहे हैं, 6 उंगलियां निकल रही हैं, ये देखा था ना। तो जब आप एक क्रोमोसोम खुदा न खास्ता आगे पीछे हो तो क्या होगा? और अगर 92 क्रोमोसोम आगे पीछे हो जाए, फिर यानी 40 से 92 हो जाए किसी के पास, तो वो तो स्पीशी बन जाएगी। क्रिएशन ही पता नहीं कौन सी होगी। इसलिए ये क्या करती है, मदर को भी अप्लाइड कर देती है ओवरी में, फादर के सेल भी अप्लाइड कर देती है ओवरी में। अब हैप्लॉइड मदर का 23 क्रोमोसोम रखता है, हैप्लॉइड फादर का 23 क्रोमोसोम रखता है। अब आफ्टर द यानी कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज कर जाते हैं, 23 स्पर्म लाता है, 23 ओवा और मिक्स कर देता है। ठीक है, टू फर्टिलाइज टू फॉर्म द जाइगोट। देखिए ये डायग्राम नजर आ रही है आपको वाज़े तौर के ऊपर, एनिमेशन? Yes, sir. जी नजर आ रही है। सर। Yes, sir, नजर आ रही है। इसके अंदर जो राउंड सा रखा हुआ है ये ओवा है, ठीक है, और राउंड सा पिंक के अंदर भी जो व्हाइट हिस्सा है ये असल में यानी पिंक वाला हिस्सा जो है वो ओवा की लेयर है, आउटर लेयर है, ठीक है, ओमनियम समझने कोई सी भी। फिर इंटरनली उसको जो व्हाइट लेयर है बेसिकली वो असल में ओवा की दीवार है, और जो अंदर सेंटर में रखा हुआ है बिल्कुल जो न्यूक्लियस है उसका, बेसिकली वो है असल ओवा जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स रखे हुए हैं। ठीक, और जो ये सारे ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं ये क्या है जनाब? स्पर्म्स है। इनके पास कितने क्रोमोसोम है हर एक के पास? 23। और अंदर जो एग रखा है उसके पास कितने हैं? 23। 23 है। अच्छा, आप कितने स्पर्म अंदर जा रहे हैं जरा गौर से देखें। सर जाते तो कहीं है लेकिन पहुंचता है क्या? वो इंटरनली बिल्कुल, यानी जाके फर्टिलाइजेशन कितने कर रहे हैं? सिर्फ एक कर रहा है। और देखिए जैसे ही एक एंटर करता है फौरन लेयर ब्लॉक कर देती है, पूरी लेयर को ब्लॉक कर देती है। जरा गौर से देखिएगा दोबारा, जैसे ही एक जी एंटर सर। होता है पूरी लेयर ब्लॉक कर देती है ताकि दूसरे उसके अंदर एंटर ना हो हो। सके। लेकिन कभी कभार 2 एंटर हो जाते हैं जिससे बेबी ट्विंस हो जाते हैं। अब ट्विंस क्या होते हैं और डायगोटिक ट्विंस क्या होते हैं ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ तो अब ये बात समझने की है कि अभी 23 एग से मिले, 23 स्पर्म से मिले, और दोबारा से ये जो स्ट्रक्चर है वो 23 इज इक्वल टू 46 वो दोबारा से मिलकर डिप्लॉयड, और जो स्ट्रक्चर बना है स्ट्रक्चर क्या कहलाता है दोनों के मिलने से? क्या स्ट्रक्चर कहलाता है? जाइगोट हमेशा क्या होता है? ये लिखा हुआ जाइगोट हमेशा क्या होता है? मतलब डिप्लॉयड मतलब कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम। वेरी गुड। प्रोसेस इज नोन एज
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। समझ में आई बात? अच्छा, जवेरिया बेचारी बोल हो रही है क्योंकि सब कुछ पता है, बता नहीं पा रही है ना, ऐसे ही जवेरिया? सर मैं इसलिए नहीं बोल रही, उनको बोलने दे वरना वो बोलेंगे हम हमारा टाइम शाबाश, वेस्ट। वेरी गुड। ये होता है सीनियर का बर्दाश्त करना। शाबाश, ये इसे कहते हैं इल्म के साथ हिल्म का आना। देखिए मेरे बच्चों, इल्म के साथ हिल्म जरूरी है। जो हा लाम और मीम होता है ना, हिल्म हुक्के वाला है। हिल्म किसे कहते हैं? बर्दाश्त को। हम तरबियत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान खामोश रहे। मसलन मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इस वक्त हिल्म का मुजाहरा कौन कर रही है? जो आपका सीनियर है। अभी इंतजार होता तो बेचारा वो भी इसी चीज का मुजाहरा करता, क्योंकि ये दे नो, दे बोथ ऑफ द सीनियर स्टूडेंट नोज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये इनकी भी अच्छी बात है कि दोबारा इस क्लासेस में आ रही हैं और आपको भी सपोर्ट कर रही हैं और खुद भी लर्न कर रही हैं, हमारी क्लासेस को भी सपोर्ट कर रही है, मुझे भी सपोर्ट कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम सीनियर स्टूडेंट का। अब लेकिन ये खामोश बैठी है, क्यों? इन्हें पता है कि इस वक्त आपका टर्न है, आपको बोलने दिया जाए। तो याद रखें, ये इल्म के साथ हिल्म बहुत जरूरी होता है कि मुझे कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। हर जगह जवाब नहीं दिया जाता। वेरी गुड, ठीक है बेटा, यहाँ बात समझ में आ गई? फर्टिलाइजेशन, टाइफॉइड, यस सर। 1n, गैमेट्स, ओवा, स्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? मियोसिस जरूरी क्यों है? ठीक होगी बात? यस सर। चलें जनाब, क्या हेडिंग है, जरा पढ़ के सुनाएं। फर्टिलाइजेशन, putting it all together. चलिए भाई, बस आपके सामने वो डायग्राम भी आ गई। हैप्लॉइड एग, फॉर एग्जांपल कितने हैं इसके पास? 3, 3, ठीक है। और इसके स्पर्म के पास कितने हैं? 3, 3, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? हैप्लॉइड जायगोट, 6. यानी कि फर्स्ट बेबी सेल। कुरान में इस जायगोट को क्या कहा गया? अलग। अलग, वेरी गुड। अलबिया ने सबसे पहले कहा अलग, सूरह अलग से। फिर खलकल इंसान मिन अलग, ये वही अलग है जिससे इंसान को पैदा किया गया है। मुझे बताइए, ये जो स्पर्म और ओवा जो आ रहे हैं, ये अपनी हैयत में, अपनी हैसियत में नजिस है या पाक है? जल्दी बताएं। सर पाक। अपनी हैयत में नजिस है या पाक है? नजस में सर। सर नजिस। नजिस है, और नजिस नहीं है, इंतहाई नजिस है। यानी कि अगर कोई और निजासत है जिस्म पे लगी हुई तो उसको तो आप सिंपली पानी से, यानी कि हमारे दीन के अहकाम है ना, सिंपली पानी से साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये निजासत जिस्म से खारिज हुई है तो सिंपल वजू करना या मुंह धो लेना काफी नहीं है, इसके लिए बाकायदा गुस्ले जनाबत करना पड़ता है। और जब तक आप गुस्ले जनाबत नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने मौलवी हजरात से, अपनी मुदर्रिसा से पूछ लीजिएगा कि ये गुस्ले जनाबत अगर आप में से किसी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वाजिब है, वाजिब कि अगर ये बॉडी से ये इंस्ट्रूमेंट्स ओवा डिस्चार्ज होते हैं तो गुस्ले जनाबत वाजिब है। वरना आपकी इबादतें, चाहे आप 10 बाल्टी से नहा के आ जाएं, 2 शैम्पू खत्म कर दें, 2 साबुन खत्म कर दें, लेकिन अगर गुस्ले जनाबत का तरीका इख्तियार नहीं किया तो फिर आपकी तमाम इबादतें रायगा हैं। ठीक है भाई, तो ये इतने नजिस हैं। लेकिन अल्लाह की आप करनी देखें, कुदरत देखें खुदा की। अल्लाह की सबसे एहसन तरीन मखलूक कौन सी है मेरा बच्चा? जल्दी बता। इंसान। इंसान, यानी कि मैं और आप, ऐसे ही ना? हमारी जो पैदाइश है, वो इसी नुत्फे से, वो इसी अलग से है। यानी कि खुदा की कुदरत ये है, जब इंसान कोई चीज बनाता है, इंसान एसी बनाएगा, पंखा बनाएगा, जनरेटर बनाएगा, हीटर बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा इंसान, तो वो बेकार चीजें लेता है या बहुत आला चीजें लेता है, अच्छी चीजें लेता है? सर अच्छी चीजें लेता है। अच्छी चीजें लेता है ताकि क्वालिटी अच्छी बने, ठीक है ना? लेकिन खुदा की कुदरत देखें कि वो नजिस तरीन चीज से अपनी आला तरीन मखलूक बनाता है। एहसन तकवीम पे, एहसन तकवीम मतलब सबसे सुपीरियर लेवल की उसने तकलीफ बनाई है। किस चीज से? एक नजिस तरीन चीज से। और बनाई क्या है? इतनी आला तरीन मखलूक। तो ये कुदरत खुदा की है। यानी कि यहाँ पर इंसान आपकी अकल सोचने पे मजबूर है कि यार वाकई कोई तो बड़ी ताकत है जो यानी कि इस तरह के प्रोसेसेस के जरिए से ऐसी चीजों को क्रिएट कर रही है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास बड़ी जबरदस्त तौहीद की, खुदा के होने की दलीलें हैं जिनको हम बेहतरीन तरीके से खुद भी समझ सकते हैं और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होकर दूसरों को भी समझा सकते हैं। और कुरान की आयतों में भी जिक्र है। सूरह अलक भी हम आपको बता रहे हैं,
सूरह हज के अंदर सारा प्रोसेस है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, कहता हूँ लेकिन कभी करता नहीं, टाइम नहीं मिलता, भूल जाता हूँ, आप लोग भी याद नहीं दिलाता, ठीक है ना, याद दिला दिया करें तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, माइटोसिस की मैंने सारी, माइटोसिस तक की सारी जो है प्रेजेंटेशन मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है, ठीक है, कुछ ना मिल भी गई होगी आपको, तो माइटोसिस की प्रिपरेशन आप वहां से कर लीजिएगा, म्योसिस जब खत्म कर देंगे म्योसिस की भी शेयर कर देंगे, ठीक होगी बात। इस तरह ये जायगोट बनता है। जायगोट के बाद मुझे बताइए माइटोसिस होगी या म्योसिस होगी, जल्दी बताएं। माइटोसिस होगी। माइटोसिस। माइटोसिस होगी। माइटोसिस। माइटोसिस। अच्छा, 1n is equal to the 3। अच्छा, इस तरह देखिए, इसके बाद भी 3, इसके बाद कितने हो गए, 6। 2n is equal to 6। इसका मतलब है कि 6। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म था, इसकी टोटल कैरियोटाइप कितने की है, 6। 6 की थी। अगर ये ह्यूमन बीइंग होता तो 23 होता, ठीक है। तो हमारी क्लास खत्म होने में मिनट भी खत्म हो गया है, इस स्लाइड पे खत्म करते हैं, अगला सेशन शुरू करें फौरन या 5 मिनट बाद, जल्दी बताएं। फौरन कर लें सर। फौरन कर लें फौरन, चलो, जल्दी से। यस सर, फौरन कर लें। सर कर लें अभी। जी जी जी, ठीक है, ये 26 हो गया, ये हमारे पास इक्वली जो है वो 2n सेल जायगोट में आ गया, और इस तरह ये फर्स्ट जायगोट बन गया। प्लांट में हो या एनिमल में हो, इंसान में हो या जानवर में हो, मैं बार बार कह चुका हूँ, प्रोसेस इज द सेम। अब हम नेक्स्ट क्लास फॉलो करते हैं और उसके अंदर हम मेयोसिस को आगे स्टडी करेंगे। इस टाइम तो ओवर हो गया, डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया इसने? सुन रहे हैं आप, आवाज आ रही है आप सबको?